अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस करना था, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 4, आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा फाइनल अकाउंट्स का। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेल राइट के नाम से आपके पास ये क्वेश्चन है ये, तो उसको हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ पर है। अगेन करना क्या, हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने, देखें पूरा ट्रायल बैलेंस हमारे पास बना हुआ है, एग्जिस्टिंग एंट्रीज कुछ हमारे पास यहाँ पर आ रही है, एंड आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज व्हाट, कि हमें कह रहा है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है, चेंजेस इन इक्विटी बनाने का कह रहा है, उसको भी तो इंशाल्लाह देख लेंगे। एंड देन फाइनली हमारे पास कह रहा है कि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो ये पूरा काम हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है इसके अंदर। अच्छा, हमें एक बात पता है कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अगर मुझे बनानी है तो ठीक प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन बिफोर दैट वी नीड टू प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज। बगैर एडजस्टिंग एंट्रीज प्रिपेयर किए हम यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे। तो एडजस्टिंग एंट्रीज जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री की हमारे पास यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन है, ऐसे ही चले एज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री की हम यहाँ पे एडजस्टमेंट देखते हैं कि क्या है। कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज बीन काउंटेड एंड इज वैल्यूड एट $75,000। इससे पहले अगर याद हो हमने जो क्वेश्चन किया था, या इससे पहले कुछ क्वेश्चन के अंदर हम देखा था कि इन्वेंट्री की भी एडजस्टमेंट होती थी, यानी कि उसके अंदर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी की भी टेक्निकलिटीज को भी डिस्कस करता था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। तो आए जरा एडजस्टिंग एंट्री, पहली एडजस्टिंग एंट्री प्रिपेयर करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट क्या बनती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, और इसी तरीके से पीएनएल क्रेडिट, ये हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी। कितनी अमाउंट है, 75,000। तो 75,000 से हमने क्या कर दिया, हमने एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर दिया। याद रहे, जब तक कि हम एडजस्टिंग एंट्री प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं फिर क्या कह रहा है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है उसके बाद, आइटम्स लिस्टेड बिलो शुड बी अप्रोप्रिएटेड या अपोर्शन एज इंडिकेटेड। यानी कि ये क्या बता रहा है कि आपके पास ये जो आइटम्स है ना, यानी कि आपके जो एक्सपेंसेस है, वैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखते हैं और नॉर्मली सारे एक्सपेंसेस उसी के अंदर हम लिस्ट डाउन कर देते हैं या उसकी वर्किंग के अंदर हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जितनी भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, दिस शुड बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, कुछ एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएंगे, कुछ एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के नाम से जाएंगे, और कुछ आपके पास जाएंगे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस के नाम से। अच्छा, इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंस है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंस को हम लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जगह, और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां पर जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट से पहले जाएगा। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो है ये हमारे पास कहां पर रहेंगे, ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह पर आएंगे, जबकि कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा। अच्छा, अब मेरे पास क्या क्या डिस्काउंट रिसीव है, एनर्जी एक्सपेंस, वेजेस, अब इसकी परसेंटेजेस बता रहा है। इसका रीजन क्या है, इसकी लॉजिक क्या है हमारे पास यूजुअली, कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरीज है। अब सैलरीज आपने स्टाफ को पे की 1 लाख रुपए, अब वो जो स्टाफ था वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी इन्वॉल्व था, वो एडमिन के अंदर भी इन्वॉल्व था, और वो प्रोडक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व था। तो उसका मतलब ये है, या फिर वो आपके पास गुड्स की डिस्पैचिंग से या गुड्स की सेलिंग से भी रिलेटेड था। तो उसका मतलब ये कि जो मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी है 1 लाख रुपए, इसमें से कुछ उसकी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, कुछ उसकी सर्विसेज जो है वो एडमिन के अंदर भी हैं, और कुछ उसकी सर्विसेज जो है वो प्रोडक्शन के अंदर भी है। इट मींस कि मुझे अब इसकी सैलरी को तीनों जगह अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो ये मुझे बेसिकली यहाँ पे बता रहा है। जैसे अगर आप देखें एनर्जी एक्सपेंस, अगर आप एनर्जी एक्सपेंस देखें तो एनर्जी एक्सपेंस के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है 40% कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, 20% डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, एंड 40% एडमिन में जाएगा। व्हाट डज इट मीन, कि आपने जो लाइटिंग यूज की होगी, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, जो एनर्जी आपने यूज की है, वो आपने एडमिन पर्पस के लिए भी यूज की होगी, प्रोडक्शन के लिए भी यूज की होगी, एंड सेम गोज विद दी आपने डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए भी यूज की होगी। तो इसी तरीके से मुझे उन एक्सपेंसेस को अपोर्शन करना पड़ेगा। खैर, वो किस तरीके से करेंगे वो बात की बात है, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पे हम देख लेंगे। वेजेस के बारे में भी आ रहा है और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के बारे में भी आ रहा है। तो उसका मतलब मुझे इसकी फिलहाल कोई एडजस्टिंग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट बी की कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनेगी, ये इनकम स्टेटमेंट की फॉर्मेटिंग में हमें इसको देखना पड़ेगा। सी देखते हैं जरा क्या कह रहा है, कह रहा है एन इनवॉइस ऑफ 15,000 फॉर एनर्जी एक्सपेंस, 15,000 फॉर एनर्जी एक्सपेंस फॉर अक्टूबर 2007। हम अकाउंटिंग कौन से पीरियड की कर रहे हैं, अकाउंटिंग भी हम अक्टूबर 2007 की कर रहे हैं। तो कह रहा है अक्टूबर 2007 के अंदर हमारा 15,000 का एनर्जी एक्सपेंस है। कह रहे हैं हैज नॉट बीन रिसीव, यानी कि अभी तक हमने उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। तो आज जरा अब उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, यानी कि एनर्जी एक्सपेंस की हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। सी, बी की कोई एडजस्टमेंट नहीं बनेगी, तो सी की एडजस्टमेंट हम बनाने जा रहे हैं। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, एनर्जी एक्सपेंस डेबिट, एनर्जी एक्सपेंस डेबिट, और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है तो एनर्जी पेबल क्रेडिट, एनर्जी एक्सपेंस डेबिट और एनर्जी पेबल क्रेडिट। कितनी अमाउंट थी, अमाउंट थी हमारे पास यहाँ पे $15,000।
$15,000 की हमारे पास अमाउंट है, $15,000 की हमारे पास अमाउंट है। फिर इसके बाद डी, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या आ रही है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है, लोन नोट इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड फॉर द ईयर। कह रहा है जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कह रहा है अभी तक हमने पे नहीं किया, यानी कि अक्रूड है। अच्छा अमाउंट तो दे नहीं रहा, तो अब मुझे ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है। अमाउंट को जरा देखते हैं इसके अंदर कि मेरे पास कितनी अमाउंट है यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट देखते हैं, लोन नोट, लोन नोट से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे डिटेल दे रहा है। देखिए जरा, लोन नोट से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे डिटेल दिख रहा है, दिख रहा है, यानी कि लोन नोट कह रहा है 10% लोन नोट, और लोन की अमाउंट कितनी है मेरे पास, लोन की अमाउंट मेरे पास यहाँ पर दे रहा है, दैट इज, लोन की अमाउंट कितनी दे रहा है, दैट इज $50,000। लोन की अमाउंट कितनी दे रहा है मेरे पास यहाँ पे, $50,000 मेरे पास यहाँ पे लोन की अमाउंट दे रहा है, ऐसे ही है, यानी कि $50,000 है। अब कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा, ये जो 10% बेसिकली दे रहा है, 10 दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये इंटरेस्ट आपके पास दे रहा है, यानी कि 10% इंटरेस्ट है। इट मींस 50,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट मेरे पास यहाँ पर है। यहाँ पे मेरे पास कोई अमाउंट नहीं दी हुई है एडजस्टमेंट के अंदर, लेकिन लोन की अमाउंट कितनी है, 50,000, जिसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है। तो उसका मतलब ये कि 50,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। कितना है, 50,000 के ऊपर 10%, दैट मींस 5,000। तो हम 5,000 यहाँ पे लिख रहे हैं। अगेन मिलियंस ऑफ मिलियंस के अंदर फिगर्स गिवन है, तो मुझे इसको देखना पड़ेगा, मुझे इसको देखना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पर ट्रिपल जीरोस में कर रहा हूँ या सिर्फ डिजिट्स लिख रहा हूँ। तो अगर मैं ट्रिपल जीरोस में लिख रहा हूँ तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए मुझे ध्यान में रखना है, मुझे इसको मिस इंटरप्रेट ना हो जाए कहीं। चलिए इसके बाद डी के बाद ई देखते हैं क्या कह रहा है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल इज टू बी इंक्रीज इक्वल टू 5% ऑफ द रिसीवेबल, एनी एक्सपेंस कनेक्टेड विद रिसीवेबल शुड बी चार्ज टू एडमिन। यहाँ पे डिटेल बता रहा है, क्या कह रहा है इसके अंदर कि अगर कोई भी आपके पास यहाँ पर एनी एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद रिसीवेबल, यानी कि बैड डेट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, उसको हम कहाँ पे चार्ज करेंगे, एडमिन के अंदर। खैर वो बात की बात है, फिलहाल अभी मुझे बैड डेट की एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितना कर रहा है, 5% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल। पहली बात, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है बैलेंस शीट, सर इट इज द बैलेंस शीट अप्रोच। क्यों, अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर 5% आपने लेना है। तो आए जरा अकाउंट रिसीवेबल देखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल की अगर हम वैल्यू देखें तो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, अकाउंट रिसीवेबल, लेट्स सर्च विद द अकाउंट रिसीवेबल, या ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास आ रहा होगा, यस सर ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, ऐसे ही है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितना आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट देखिए जरा, 3,20,000। ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट कितनी आ रही है मेरे पास यहाँ पर, 3,20,000 की आ रही है, 3,20,000। अच्छा 3,20,000 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, तो आए जरा कैलकुलेशन करते हैं जरा, 3,00,000 अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 3,20,000, अकाउंट रिसीवेबल 3,20,000। अच्छा इसके ऊपर कितना परसेंट कह रहा था, अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर कितना परसेंट कह रहा था एडजस्टमेंट के अंदर, दैट इज 5%। तो 5% इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,20,000 के ऊपर 5% लिखते हैं कि कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज 16,000 आपके पास आएगा, ऐसे ही 16,000 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा क्या मैं 16,000 से एंट्री बना दूं, नहीं, याद रखिएगा, क्यों सर, क्योंकि हम करेंगे क्या, 16,000 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कोई अलाउंस फॉर रिसीवेबल है। यस सर, अलाउंस फॉर रिसीवेबल मेरे पास यहाँ पर गिवन है, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल कितना है, 10,000 मेरे पास यहाँ पर गिवन है। इट मींस कि प्रीवियस बैलेंस मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। कितना प्रीवियस बैलेंस, सर प्रीवियस बैलेंस मेरे पास दे रहा है यहाँ पर 10,000। इसका मतलब ये है कि मुझे प्रोविजन को इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, सर मुझे प्रोविजन को इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 6,000 से मैं अपने प्रोविजन को इंक्रीज करूंगा, और जब प्रोविजन को इंक्रीज करूंगा तो एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट कह लें या इररिकवरेबल डेट कह लें, बात एक ही है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से 6,000 से हम ये एंट्री एडजस्टिंग एंट्री प्रिपेयर कर देंगे, यानी कि एडजस्टिंग एंट्री हमने प्रिपेयर कर दी कितनी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर रिसीवेबल या अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 6,000। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने ये बैड डेट या बैड डेट का प्रोविजन भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। आगे वो कह रहे हैं कि एडमिन एक्सपेंस में चार्ज करेंगे, तो खैर वो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको हम देख लेंगे। अच्छा इसके बाद कह रहा है प्लांट, यानी कि एक फिक्स एसेट है, इज डेप्रिशिएटेड 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब है कि हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम यूज कर रहे हैं। अच्छा फिर इसके बाद क्या कह रहा है, एंटायर
चार्ज यानी कि इंटायर चार्ज इज टू बी एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी का जो भी डेप्रिसिएशन है वो सब कहां पर जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। खैर बहुत अच्छी बात है चला जाए, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चार्ज करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। तो मेरे पास यहाँ पे 20% है प्लांट का, तो जरा प्लांट की इंफॉर्मेशन देते हैं। प्लांट की इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमारे पास, प्लांट के मेरे पास कॉस्ट, प्लांट की अगर मैं कॉस्ट देखूं तो प्लांट की कॉस्ट कितनी है मेरे पास, प्लांट की कॉस्ट दे रहा है 2,20,000, ऐसे ही प्लांट की कॉस्ट है 2,20,000। एक काम करते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, प्लांट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं कितना है 2,20,000, और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है वो देखते हैं जरा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट का गिवन है 1,10,000, तो 1,10,000 माइनस कर देंगे, और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरे पास दे रहा था वो भी कंफर्म कर लेते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज 20%, तो 20% हम यहाँ पे ले लेंगे, यानी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। तो देखते हैं कि कितना हमारे पास आ रहा है, 2,20,000 माइनस 1,10,000, तो 2,20,000 माइनस 1,10,000 दैट इज 1,10,000, और उसका कितना आ रहा है 20%, दैट इज 22,000 हमारे पास क्या आ गया, दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। प्लांट का डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना आ गया 22,000 आ गया। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, और किसी का तो डेप्रिसिएशन नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग भी है, तो एक काम करते हैं सबका डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं एक साथ, फिर उसकी एंट्री बना लेंगे। बिल्डिंग्स आर डेप्रिसिएटेड 5% ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये कौन से मेथड की बात कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कितना, अच्छा फिर इसके बाद क्या कर रहा है आपके पास, एलोकेटेड 30% टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि बिल्डिंग का जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसको 30% कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेंगे, 30% डिस्ट्रीब्यूशन में लेंगे, और 40% एडमिन में लेंगे। ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुझे टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, दैट इज 5% ऑफ द कॉस्ट। तो बिल्डिंग की कॉस्ट देखते हैं कितनी है, बिल्डिंग की कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 7,40,000। तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 7,40,000, और उसके ऊपर डायरेक्टली 5% लग जाएगा। मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं माइनस कर रहा सर, इसलिए क्योंकि मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 5%, कितना आ रहा है 37,000। 37,000 का मेरे पास यहाँ पे क्या गया, डेप्रिसिएशन आ गया बिल्डिंग का। अच्छा और कोई फिक्स एसेट तो नहीं है, जरा देख लेते हैं इसके अंदर। सर एक और फिक्स एसेट लैंड है, लेकिन मुझे लग रहा है उसका डेप्रिसिएशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लैंड को नॉर्मली हम डेप्रिशिएट नहीं करते, तो और कोई डेप्रिसिएशन फिलहाल नहीं है। तो एक काम करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 37,000 प्लस 22,000, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 59,000 का टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास हो गया। इसकी एंट्री कैसे बनेगी, तो जरा एंट्री बना देते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, और इसी तरीके से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट, और इसी तरीके से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट, प्लांट का कितना था 22,000 और 37,000 आपके पास उसका है, 22,000 एंड 37,000, और टोटल कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 59,000। तो 59,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। तो ये हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन की भी एडजस्टमेंट यहाँ पे हमने क्या कर दी, रिकॉर्ड कर दी। चले आगे चलते हैं जरा। इसके बाद फिर क्या आ रहा है नेक्स्ट, फिर इसके बाद कह रहे हैं इनकम टैक्स हैज बीन कैलकुलेटेड 45,000 फॉर द ईयर, यानी कि इनकम टैक्स हमारे पास कितना है, दैट इज 45,000 फॉर द ईयर है। तो इनकम टैक्स की भी एडजस्टमेंट हम कर देते हैं कि 45,000 से हम क्या करेंगे, हम इनकम टैक्स एक्सपेंस को यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। एक बार तो देख लेते हैं कि क्या कोई इनकम टैक्स की अमाउंट हमारे पास गिवन है, नहीं सर कोई गिवन नहीं है। तो इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट बना लेते हैं, दैट इज इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और इसी तरीके से इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमने एडजस्टमेंट बना ली। कितनी कितनी अमाउंट से हमारे पास ये एडजस्टमेंट बनेगी, इसको देख लेते जरा। तो एडजस्टमेंट हमारे पास बनेगी 45,000 से, 45,000 से हमारे पास ये एडजस्टमेंट बन जाएगी। ये हमने क्या कर दिया सर, ये हमने यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज को कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो भी एडजस्टिंग एंट्रीज थी वो सारी एडजस्टिंग एंट्रीज हमने बना ली। अब करेंगे क्या सर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडजस्टिंग एंट्री अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना काम करना है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। अब एडजस्टिंग एंट्रीज को देखते हुए हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो आए जरा अब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बिफोर मूविंग ऑन हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं फर्स्ट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, क्योंकि हमने देखा था कि इनकम स्टेटमेंट के हम करेंगे क्या सर, हम यहाँ पे पहले कंपनी का नाम लिख देते हैं, माल राइट, और इसी तरीके से क्या करने जा रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट फॉर दी
पीरियड एंडिंग, फॉर द पीरियड एंडिंग देख लेते क्या हमारे पास, दैट इज 31 अक्टूबर 2007, 31 अक्टूबर 2007। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दी। अब इसके बाद इनकम स्टेटमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट हम यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमारे पास कैसे बनेगा, नंबर वन सबसे पहले क्या था हमारे पास, दैट इज नेट सेल्स फॉर्मेट बना लेते हैं। जो फिगर्स गिवन होंगी वो एज इट इज लिख देंगे, जो नहीं गिवन होगी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें से लेस करते हैं क्या, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज नोन एज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कहलाता है। फिर इसमें से हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लेस कर देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अच्छा इस दफा एक और चीज इसके अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर डिफरेंट हमारे पास एक्सपेंसेस हैं तो उसको हम देख लेंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या, अदर इनकम। इफ देयर इज एनी अदर इनकम तो अदर इनकम ऐड कर देंगे, नहीं है तो ठीक है कोई मसला नहीं, जीरो कर देंगे। फिर इसके बाद जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी नो एज, दैट वुड बी नेम्ड एज पीवीआईटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज व्हाट, पीबीटी। फिर उसमें से हम क्या कर देंगे, इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा दैट इज नोन एज व्हाट, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आए जरा एक एक करके देखते हैं क्या मेरे पास नेट सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं है। तो आए जरा ट्रायल बैलेंस में देखते हैं नेट सेल्स। एक चीज याद रखिएगा, जो एडजस्टमेंट हमने बनाई है उसको जरूर अकाउंट फॉर आपने करना है, उसको अकाउंट फॉर करना मत भूलिएगा। तो आए जरा देखते हैं सेल्स, क्या सेल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर गिवन है। तो आए जरा देखते हैं सेल्स, सर सेल्स रेवेन्यू या नेट सेल्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास, देखते हैं जरा। ये रहा सर रेवेन्यू, सर ये रेवेन्यू मेरे पास यहाँ पर गिवन है दैट इज द सेल्स। और सेल्स कितनी आ रही है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज 1800। ऐसे ही सेल्स मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ पे, 1800 की मेरे पास यहाँ पर सेल्स आ रही है। तो 1800 की हम यहाँ पे ले लेंगे सेल्स। लेकिन सर इसके अंदर मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सर मेरे पास यहाँ पे सेल्स में से माइनस करते हैं क्या, सेल्स रिटर्न। तो मेरे पास एक रिटर्न इनवर्ड भी गिवन है, उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे वर्किंग करने जा रहे हैं, वर्किंग वन, दैट इज टू कैलकुलेट दी नेट सेल्स। अच्छा नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू जो कि मेरे पास कितना गिवन है, सेल्स रेवेन्यू 1800 मेरे पास यहाँ पर गिवन है। ऐसे ही इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे क्या, रिटर्न इनवर्ड। देखते हैं जरा रिटर्न इनवर्ड कितना है मेरे पास। तो रिटर्न इनवर्ड मेरे पास यहाँ पर आ रहा था, दैट इज रिटर्न इनवर्ड, ये रहा। देखिए रिटर्न इनवर्ड कितना मेरे पास, रिटर्न इनवर्ड दैट इज $35,000 का मेरे पास रिटर्न इनवर्ड है। तो 35 हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो नेट सेल्स देखते हैं कितनी आ रही है मेरे पास, नेट सेल्स 1800 माइनस 35, 1765, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास नेट सेल्स आ गई। अगेन हम यहाँ पे जो वर्किंग कर रही है सारे किस में कर रहे हैं, सर हम यहाँ पे जितनी भी वर्किंग कर रहे हैं सब ट्रिपल जीरोस में कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि 1765 ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास नेट सेल्स यहाँ पर आ गई। इसके बाद क्या चाहिए सर, इसके बाद अब चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लंबी वर्किंग करनी है हमें, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हमें जो है वो ठीक ठाक वर्किंग करनी है। तो आए जरा इसके अंदर चलते हैं वर्किंग टू की तरफ। वर्किंग टू के अंदर हम करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ, क्यों ज्यादा वर्किंग करनी है, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसको हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लासिफाई करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सबसे पहले क्या आता है मेरे पास, सर तीन इंपॉर्टेंट आइटम नॉर्मली आ रहे होते, क्या, ओपनिंग, नेट परचेजेस, एंडिंग, ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेंगे मर्चेंडाइज ओपनिंग। क्या क्वेश्चन के अंदर मर्चेंडाइज ओपनिंग गिवन है, यस सर बिल्कुल गिवन है, ये रही मर्चेंडाइज एंडिंग। तो कितनी है मर्चेंडाइज एंडिंग हमारे पास, 1,60,000, दैट इज 160। तो 160 की हमारे पास यहाँ पे क्या मर्चेंडाइज ओपनिंग हमारे पास यहाँ पर आ गई। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, नेट परचेजेस। वहां जरा देखते हैं कि क्या नेट परचेजेस हमारे पास यहाँ पर गिवन है। सर परचेजेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, देखते हैं जरा इसके अंदर। सर यहाँ पर हमारे पास परचेजेस परचेजेस परचेजेस, ढूंढे ढूंढे जल्दी जल्दी। सर हमारे पास यहाँ पर परचेजेस की वैल्यू, लैंड, बैंक बैलेंस, रेवेन्यू, परचेजेस, ये रहा। ऐसे ही है सर, ये परचेजेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, कितनी है, 1105 हमारे पास यहाँ पर परचेजेस की वैल्यू है। तो उसका मतलब ये कि यहाँ पे आ जाएगा क्या, परचेजेस। अच्छा इसी तरीके से मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या ट्रांसपोर्टेशन इन, या इसी तरीके से कोई और चीज गिवन है। सर 1105 हमारे पास आ गया परचेजेस की वैल्यू। अच्छा 1105, इसके बाद कोई आपके पास यहाँ पर सर परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, नहीं सर रिटर्न आउटवर्ड भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है फिलहाल। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अच्छा इसके अलावा
सर यहाँ पे जब हमारे पास परचेजेस लिखा है तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा, इसके अलावा जो भी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कॉस्ट है, जैसे कि इसके अंदर बार बार कह रहा है एनर्जी एक्सपेंस वगैरह, तो वो सभी मैं क्या करूंगा इसके अंदर ऐड कर दूंगा। फिर आखिर में जब नेट परचेजेस आ जाएगी तो उसमें से क्या करूंगा मैं, मर्चेंडाइज एंडिंग को वहां पे लेस कर दूंगा। तो आइए जरा देखते हैं कि मेरे पास और क्या क्या कॉस्ट है जो कि कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएंगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मेरे पास क्या कहा उसने, डिस्काउंट रिसीव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं लेंगे। एनर्जी एक्सपेंस कह रहा है कि 40% जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि एनर्जी एक्सपेंस टोटल था कितना। एनर्जी एक्सपेंस की हमने ऊपर वर्किंग की थी, एनर्जी एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पर कितना है पहले देख लेते हैं इसको, बल्कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर एनर्जी एक्सपेंस कितना था। एनर्जी एक्सपेंस की जो हमारे पास वैल्यू थी दैट इज ये रहा। एनर्जी एक्सपेंस कितना आ रहा है हमारे पास 105। ऐसे ही एनर्जी एक्सपेंस हमारे पास कितना आ रहा है 105। लेकिन होल्ड ऑन कीजिएगा कि एनर्जी एक्सपेंस जब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एनर्जी एक्सपेंस, एनर्जी एक्सपेंस जब मैं ले रहा हूँ 105 और प्लस एक और भी एनर्जी एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया है, देखें एडजस्टमेंट के अंदर एक और एनर्जी एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया था, ये रहा 15,000 का एनर्जी एक्सपेंस ये भी है। तो उसका मतलब 105 प्लस 15,000, 105 प्लस 15, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास हो गया 120,000। ऐसे ही 1,20,000। अब इसके अंदर तीन कैटेगरीज के अंदर आपने इसको तोड़ना है, यानी कि ये टोटल 1,20,000 का जो एनर्जी एक्सपेंस है कुछ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, इसी तरीके से आपके पास कुछ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और कुछ एडमिन के अंदर। अब देखते हैं जरा डिस्ट्रीब्यूशन में कितना कितना जाएगा और एडमिन में कितना जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कितना परसेंट कह रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आपके पास कह रहा है 40%। तो 40% कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। 1,20,000 का 40% दैट इज 48,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। और इसी तरीके से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का कितना परसेंट है 20 है, 1,20,000 का 20%, 24,000 ये आपके पास जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। और इसी तरीके से आपके पास 1,20,000 का आपके पास 40% दैट इज 48,000 अगेन कहाँ पे जाएगा, ये एडमिन के अंदर। ऐसे ही इसका मतलब ये है कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर कितना डालेंगे 48,000 डालेंगे। अच्छा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं परचेजेस और उसके अंदर ऐड कर देते हैं क्या, एनर्जी एक्सपेंस कितना है 48। ऐसे ही ये हमने डील कर लिया, तो उसको एक काम करते हैं क्रॉस कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुके हैं, डुप्लीकेशन ना हो जाए। अच्छा, इसके अलावा और क्या, वेजेस, वेजेस के बारे में क्या कह रहा है, वेजेस के बारे में कह रहा है कि आपके पास कितना है 40%, अगेन इसका भी 40% वेजेस। पहले देख लेते जरा वेजेस कितना है हमारे पास, वेजेस की अमाउंट कितनी आ रही है हमारे पास, वेजेस की अमाउंट अगर हम देखें, वेजेस हमारे पास कितना आ रहा है 1,80,000। ऐसे ही 1,80,000 हमारे पास वेजेस है। तो वेजेस को भी हम ले लेते हैं जरा, यहाँ पे एक और वर्किंग कर लेते हैं, वेजेस एक्सपेंस 1,80,000 है। क्या हमने 1,80,000 प्लस कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बनाई, देख लेते जरा इसके अंदर। नहीं सर, वेजेस से रिलेटेड हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है, तो उसका मतलब यही हमारे पास अमाउंट है। तो वेजेस एक्सपेंस 1,80,000, इसकी बाइफिकेशन क्या है, अगेन कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है और इसी तरीके से एडमिन है। ये तीनों के अंदर हमें इसको ट्रांसफर करना है। कितना कितना परसेंट है इसको देख लेते हैं हम जरा। तो हमारे पास यहाँ पर दे रहा है वेजेस से रिलेटेड भी 40, 25 एंड 35, 40, 25 एंड 35, 40% हमारे पास है, यानी कि 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 40% दैट इज 72,000, 40,000 40% था। और 25 एंड 35, 25 एंड 35, तो देख लेते हैं हाथों हाथ कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 एंड 35% दैट इज 63,000। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे वेजेस एक्सपेंस की जो 1,80,000 की टोटल अमाउंट है उसको हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वेजेस एक्सपेंस 72,000 है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 72,000 यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देते हैं, 72 ये हमने क्या कर दिया इसके अंदर ऐड कर दिया। चले, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर और कोई चीज आएगी, देखते हैं जरा इसके अंदर। और देखते हैं इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर और कोई चीज आएगी हमारे पास, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा और कोई चीज देखते हैं जरा, एडजस्टमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज आ रही थी जिसके अंदर वो कह रहा था कि हम उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालेंगे। अलाउंस के बारे में कह रहा है कि अलाउंस का जितना भी होगा सब एडमिन एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है, तो एडमिन एक्सपेंस जब जाएगा तो देख लेंगे। इसी तरीके से प्लांट का क्या कह रहा है, कह रहा है प्लांट का जो इंटायर डेप्रिसिएशन है वो सब कहाँ जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। तो आए जरा देखते हैं प्लांट का डेप्रिसिएशन था कितना,
तो सर प्लांट का जो डेप्रिसिएशन था, प्लांट का डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना था, दैट इज 22,000। प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना है, 22,000। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डायरेक्ट इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ऐड कर देते हैं क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लांट का कितना है, 22,000। 22,000 हमने प्लांट का डेप्रिसिएशन है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा डेप्रिसिएशन है क्या कह रहा है, बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट क्या कह रहा है, एलोकेटेड 30% टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर 30%। तो एक काम करते हैं, हम बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन देख लेते हैं कितना है, तो उसकी भी इसी तरीके से वर्किंग कर लेते हैं। ये हमने एक एनर्जी की, दूसरा हमने वेजेस की, और तीसरा अब हम किसकी करने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि प्लांट का तो पूरा किसमें चला गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला गया। अच्छा, बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास कितना है, उसको देख लेते हैं पहले। 37,000 बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है टोटल, 37,000 है। अब इसकी बाइफिकेशन क्या दे रहा है हमारे पास, कह रहा है कि आपके पास 30% टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, 30% टू डिस्ट्रीब्यूशन, 30, 30 एंड 40, 30% टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, 30% कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। इसी तरीके से आपके पास दूसरा क्या था आपके पास, 30% टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड 40% टू एडमिन। 30% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, और इसी तरीके से आपके पास 40% जो है वो एडमिन के अंदर जाएगा। तो आइए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि 37,000 का क्या ब्रेकअप आ रहा है हमारे पास। 37,000 का 30% आपके पास, यानी कि 11,100 जो है वो, 11,100 जो है वो आपके पास कहाँ चला जाएगा, वो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला गया। इसी तरीके से 37,000 का 40%, 14,800, 14,800 जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी 11,100 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये हमने यहाँ पे कर दिया 11,100। तो इसका मतलब ये कि अब मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर एक और आएगा, दैट इज डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन किसका है, ये डेप्रिसिएशन हमारे पास किसका, बिल्डिंग का। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास एक और आ जाएगा, दैट इज 11,100 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 0.0111। ये कैसे किया मैंने, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि आपके 11,100 दैट इज द टोटल वैल्यू, ऐसे ही ना, यानी कि 37,000 जो है ये आपके पास टोटल वैल्यू आई है। इस 37,000 का आपने क्या किया, आपने जब इसको ब्रेकअप किया तो उसके अंदर आपके पास 37,000, यानी कि अगर मैं इसको यूं देखूं कि 740 डायरेक्ट, अगर मैं इसको यूं देखूं 740 का कितना है, 5% कैलकुलेट करें, 37 आया। 37 का कितना परसेंट, दैट इज 30%, तो 11.1 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11.1, 11.1 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद और क्या सर, और कोई हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंस आ रहा है, देखते जरा इसके अंदर। इसके अलावा बिल्डिंग का हमने देख लिया, बाकी जो है आपके पास एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन में चलेगा। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अलग से हम वैसे भी लेते हैं, उसको हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पार्ट नहीं बनाते। चले, और कोई हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का एलिमेंट नहीं है, तो अब हम यहाँ पे इसके देख लेते हैं कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है। ये तमाम चीजों को प्लस कर लेते हैं। 72 प्लस 22 प्लस 11.1, 1258.1, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम प्लस कर देंगे 160 के अंदर, तो 1418.1 ये हमारे पास हो जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, मर्चेंडाइज एंडिंग। और मर्चेंडाइज एंडिंग की वैल्यू कितनी है सर, ये हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है। मर्चेंडाइज एंडिंग की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, जिसकी हमने एंट्री बनाई थी, दैट इज 75,000। तो 75,000 हमारे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज द मर्चेंडाइज एंडिंग। हमने क्या कर दिया, मर्चेंडाइज एंडिंग को 75,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा कितना, 1343.1। ये हमारे पास क्या गया, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1343.1 माइनस 1765 कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 421.9। ये हमारे पास क्या गया, दैट इज दी ग्रॉस प्रॉफिट। हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर पता है दो एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे, यानी कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या क्या दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, और
एक आपके पास कर दिया एडमिन के नाम से, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं वर्किंग कर लेते हैं। अभी हमने वर्किंग 2 की थी रेफर, उसको वर्किंग 3 और वर्किंग 4 रेफर कर लेते हैं। तो जरा वर्किंग 3 और वर्किंग 4 की तरफ चलते हैं जरा। अच्छा वर्किंग 3 हमारे पास, वर्किंग 3 डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास देख लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीजें गिवन है, देखते हैं जरा इसके अंदर। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायल बैलेंस के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, यस सर, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर एज सच कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन हमने कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस करने, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो आ रहा है दैट इज एनर्जी, एनर्जी एक्सपेंस आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आएगा एनर्जी एक्सपेंस। तो आइए जरा देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे पहले आएगा एनर्जी, और एनर्जी का कितना एक्सपेंस है हमारे पास, एनर्जी का हमारे पास अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितना आ रहा है 24,000। तो उसको हम यहाँ पे कट कर दिया और यहाँ पे अकाउंट फॉर कर देते हैं, दैट इज 24। अच्छा फिर इसके बाद और क्या आ रहा है देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंदर और कोई एक्सपेंस आ रहा है हमारे पास, वेजेस, यस सर वेजेस भी आ रही है, तो वेजेस को भी ले लेते हैं। वेजेस की भी हमने परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है, वेजेस की कितनी परसेंटेज है, दैट इज 45,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और ये भी हम पुट कर रहे हैं, दैट इज 45, 45 डाल दिया। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और कोई सर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इसके अंदर नहीं आ रहा, और इसके अलावा कुछ इनवॉइस लोन और इसी तरीके से बैड डेट एक्सपेंस पूरा का पूरा एडमिन में जाएगा। और हाँ यस सर एक और चीज है कि जो प्लांट का था वो तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले लिया, लेकिन बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जरूर जाएगा। तो बिल्डिंग का भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जरा देख लेते हैं उसके अंदर। बिल्डिंग का कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम डाल चुके हैं और अब हम यहाँ पे 30% डालें, दैट इज 11,100। डेप्रिसिएशन कितना जाएगा 11,100 यानी कि 11.1, ये हमारे पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसके अंदर। और इसके अलावा कोई सर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और कोई चीज देखते हैं जरा इसके अंदर। बिल्डिंग हो गया, नहीं सर और कोई चीज हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पे टोटल हो जाएगा। देखते हैं कितना आ रहा है, 24 प्लस 45 प्लस 11.1, तो ये हमारे पास कितना आ गया 80.1। ये क्या आ गया, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिख देते 80.1, 80.1। अब इसके बाद वर्किंग 4 करते हैं और एडमिन एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं जरा। वर्किंग 4 और एडमिन एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं जरा। अच्छा एडमिन एक्सपेंस क्या कोई ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, यस सर एडमिन एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। तो आज जरा देखते हैं कितना है। तो एडमिन एक्सपेंस मेरे पास कितना है, दैट इज कितना आ रहा है एडमिन एक्सपेंस 80,000 का मेरे पास क्या है एडमिन एक्सपेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना गिवन है, दैट इज 80 मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। फिर इसके बाद क्या क्या चीजें आएंगी, तो यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेट की थी, इसको हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहले एनर्जी एक्सपेंस कितना आएगा 48,000। एनर्जी एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा कितना 48, 48। और इसके अलावा एडमिन एक्सपेंस क्या था हमारे पास जो हमने यहाँ पे किया था कैलकुलेट, वेजेस एक्सपेंस आएगा 63, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। वेजेस कितना आ जाएगा 63। और इसके अलावा कोई एडमिन एक्सपेंस, यस सर इसके अलावा एडमिन एक्सपेंस एक और आ रहा है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 14,800। बिल्डिंग का आ रहा है कितना, डेप्रिसिएशन कितना है 14,800, दैट इज 14.8। ये हमने क्या कर दिया एडमिन एक्सपेंस यहाँ पर ले लिया इसके अंदर। अच्छा इसके बाद फिर और क्या है हमारे पास सर, और कोई हमारे पास एडमिन एक्सपेंस है देखते जरा इसके अंदर। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास गिवन था 80, वो हमने ले लिया। इसके अलावा यस सर एक और चीज जो बैडेड एक्सपेंस था उसके बारे में बार बार कह रहे हैं कि जो बैडेड एक्सपेंस का जो भी बैडेड एक्सपेंस है ये पूरा का पूरा कहाँ पे जाएगा, ये पूरा का पूरा एडमिन एक्सपेंस के अंदर जाएगा। तो एक काम करते हैं बैडेड एक्सपेंस की अमाउंट देखते हैं कितनी आ रही है। सर बैडेड एक्सपेंस की हमने वैल्यू या अमाउंट कैलकुलेट की होगी। बैडेड एक्सपेंस की जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की है दैट इज 6,000, ऐसे ही, यानी कि बैडेड एक्सपेंस की जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की दैट इज 6,000। चलिए अब इसको और कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर एक और चीज देखते हैं जरा, और हमारे पास एडमिन एक्सपेंस कौन से रहेगा इसको देखते हैं। सर एक और एडमिन एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पर आ रहा होगा, देखिए जरा।
डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, कह रहा है कि डायरेक्टर की जो भी रेम्यूनरेशन है वो पूरी पूरी कहाँ पर जाएगी, वो जाएगी हमारे पास कहाँ पर, एडमिन एक्सपेंस के अंदर, यानी कि हम उसको एडमिन एक्सपेंस के अंदर ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो आगे जरा देखते हैं कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन हमारे पास कितनी है। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जो हमारे पास आ रही है दैट इज, देखा जाए तो डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन हमारे पास कितनी है, दैट इज 70, ऐसे ही, यानी कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 70,000 हमारे पास डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन है। तो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन हमारे पास है, ये भी हमारे पास कहाँ जाएगी सर, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 70, ये भी हमारे पास पूरी की पूरी एडमिन एक्सपेंस के अंदर जाएगी। चलिए, और इसके अलावा कुछ तो नहीं है, देखते जरा इसके अंदर, सर इसके अलावा और कोई हमारे पास ऐसा एक्सपेंस जो एडमिन के अंदर जाए, तो देखते जरा इसके अंदर। सर एक और चीज हमारे पास आ रही है दैट इज डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव कितना है सर, डिस्काउंट रिसीव, पहली बात डिस्काउंट रिसीव तो हमारे लिए रेवेन्यू होती है, तो उस रेवेन्यू को यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, तो याद रहे डिस्काउंट रिसीव हमारी रेवेन्यू जरूर है, लेकिन हम उसको यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव को कह रहा है कि इट इज एन एडमिन। अब हम करेंगे क्या, इसको एज अ रेवेन्यू लेंगे, रेवेन्यू लेने का मतलब क्या है, ये हमारे एक्सपेंस को कम कर देगा, तो इसीलिए हम करेंगे क्या, जो भी डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट है, यानी कि डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट कितनी है इसको देख लेते जरा। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट कितनी आ रही है, दैट इज 90, और उस 90 को हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में लेंगे, और डिस्काउंट रिसीव चूंकि हमें पता है कि हमारे लिए क्या है, एज अ रेवेन्यू है, तो हम करेंगे क्या, डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, बेसिकली हमारे एक्सपेंस को क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी कि रिड्यूस कर देगा। तो अब आए जरा देखते हैं, टोटल करते हैं कि हमारे पास टोटल एडमिन एक्सपेंसेस कितने क्या आ रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है दैट इज 18 प्लस 48 प्लस 63 प्लस आपके पास आ रहा है 14.8 प्लस 6 प्लस 70, और इसी तरीके से जो भी हमारे पास टोटल आएगा दैट इज माइनस 90 कर देंगे, तो 191.8 ये हमारे पास क्या गया, दैट इज द एडमिन एक्सपेंसेस। तो इस 191.8 को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर लिख देंगे 191.8। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना होगा, 191.8 प्लस 80.1 दैट इज 271.9, यानी कि 271.9 ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, इसको माइनस कर देंगे, और हमारे पास 421.9 माइनस 271.9, तो ये हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 150 हमारे पास आ गया। और अदर इनकम हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही डिस्काउंट रिसीव वो भी हमने वहाँ पे एडजस्ट कर दिए, तो उसका मतलब ये कि हमारे पास पीबीआईटी कितना हो गया, पीबीआईटी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 150,000। इसी तरीके से इंटरेस्ट एक्सपेंस, यस सर इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास है, देखते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिलेटेड हमारे पास कुछ डिटेल दे रहा था, यस सर एडजस्टमेंट हमारे पास आई थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिलेटेड हमारे एडजस्टमेंट थी जिसकी हमने एंट्री बनाई थी। तो यहाँ जरा देखते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस की क्या एंट्री बनाएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस की जो हमारे पास एंट्री बनी थी दैट इज 5,000 की एंट्री बनी थी, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, तो उसको हम किसी भी जगह पे अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, ये हमारे पास अलग से आएगा, दैट इज 5,000, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को जो है वो यहाँ पे शो करेंगे, 5,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा पीबीटी कितना आ जाएगा, 145 का आ जाएगा। और इनकम टैक्स की अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी, इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना 45,000, तो 45 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इनकम टैक्स, तो हमारे पास यहाँ पर जो आ जाएगा दैट इज नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास 100,000 का क्या गया, दैट इज दी नेट प्रॉफिट, तो हमने यहाँ पे 100,000 नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इन द मीनवाइल कोई एडजस्टमेंट तो नहीं रहेगी, इसको देख लेते हैं, और जो एडजस्टमेंट हो गई इसको कैंसिल ऑफ कर देते हैं। इनकम टैक्स एक्सपेंस हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, पेबल कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट के अंदर आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तमाम इनकॉर्पोरेट कर दिए, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स में किया, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में किया, लेकिन हमने अकाउंट फॉर कर दिया। बैड डेट एक्सपेंस हमने पूरा का पूरा ले लिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो हमने पूरा चार्ज कर दिया है। इसी तरीके से एनर्जी एक्सपेंस को जो है हमने परसेंटेजेस के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कर लिया। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का जो पीएनएल है यानी कि एंडिंग इन्वेंट्री वो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर चार्ज कर दिया है। तो जो भी आइटम रहेगा वो सारे बैलेंस शीट के आइटम रहेगा, तो जो बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है सर, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो आज जरा बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। अगेन कंपनी का नाम लिख देते हैं, मॉल राइट हमारे पास कंपनी का नाम है। बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, कब, एज एट 31 अक्टूबर 2007। और अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले लेते हैं एसेट्स। एसेट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं नॉन करंट एसेट्स। कि कौन कौन से नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट के अंदर एक सबसे पहला नॉन करंट एसेट जो आ रहा था दैट इज लैंड। तो आज जरा लैंड से रिलेटेड डिटेल्स लिखने के, लैंड हमारे पास कितनी, तो लैंड की कॉस्ट हमारे पास दे रहा है यहाँ पे कितनी, लैंड की कॉस्ट दे रहा है हमारे पास यहाँ पर, लैंड की कॉस्ट हमारे पास आ रही है 235। लैंड की कॉस्ट हमारे पास आ रही है कितनी, 235। और याद रहे कि हम ये मिलियंस के अंदर सारा काम कर रहे हैं,
इसका मतलब ये है कि लैंड में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि लैंड को नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं करते। इसके बाद आ रहा है बिल्डिंग। बिल्डिंग की कॉस्ट देखते हैं जरा कितनी है। बिल्डिंग की कॉस्ट हमारे पास आ रही थी 740, और 740 में से क्या करेंगे सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अच्छा, कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले सालों का हमारे पास यहाँ पर गिवन है कितना है 16, ये भी माइनस होगा, और इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो भी माइनस करेंगे। तो बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड या बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमने कितना कैलकुलेट किया था उसको देख लेते जरा। सर बिल्डिंग का हमने जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट किया था, दैट इज बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना था 37,000, तो ये भी हमारे पास इस साल माइनस होगा, यानी कि 37,000 हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो आए जरा बैलेंस शीट पे आते हैं और 37,000 ये भी माइनस कर देते हैं। ये 37,000 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से कैलकुलेशन एक साथ ही कर लेते हैं। फिर प्लांट आ रहा है, प्लांट की कॉस्ट कितनी है, प्लांट की कॉस्ट है 220, तो प्लांट की कॉस्ट है कितनी 220। इससे भी क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। पहले का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है दैट इज 110, और अभी जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, वो हमारे पास कितना है, दैट इज प्लांट का 22,000। तो 22,000 को भी हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब देख लेते हैं जरा कि बिल्डिंग की नेटबुक वैल्यू कितनी आ रही है। बिल्डिंग की नेटबुक वैल्यू आ रही है 740 माइनस 60 माइनस 37, तो ये हमारे पास आ गया 643, और इसी तरीके से प्लांट की 220 माइनस 110 माइनस 22, तो ये हमारे पास कितना आ गया 88 आपके पास यहाँ पर आ गया, प्लांट की बुक वैल्यू यहाँ पर आ गई। अच्छा, इसके अलावा और कोई फिक्स एसेट है, देख लेते जरा। सर बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, और लैंड भी हमारे पास हो गया। सर और कोई फिक्स एसेट नहीं है। अब बैंक बैलेंस ले लेते हैं। मैं अभी बैंक बैलेंस कितना हमारे पास, दैट इज, अच्छा बैंक बैलेंस की अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 50, और वो भी क्रेडिट साइड पे आ रहा है। और क्रेडिट का मतलब क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब एसेट नहीं, हमारी क्या है, लायबिलिटी है। अच्छा, इसके अलावा पर रेवेन्यू सेल्स, ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट चला गया। परचेजेस, ये भी हमारे इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव, रिटर्न इनवर्ड, वेजेस, एनर्जी एक्सपेंस, इन्वेंट्री ओपनिंग, ट्रेड पेबल लायबिलिटी में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास एक एसेट आ रहा है, तो देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है 320, और ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट हमारे पास आ रही है 320। तो हम यहाँ पे अब ले लेते हैं करंट एसेट, टोटल बाद में कर लेंगे। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट आ रही है 320, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे क्या, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स को माइनस करेंगे, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, देख लेते हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया था जब हमने बैड डेट की वर्किंग की थी, तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स हमारे पास यहाँ पर कितना है सर, अलाउंस फॉर रिसीवेबल 5%, दैट इज 16,000, ये हमारे पास क्या है, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस। 10,000 ओपनिंग था, 6,000 फॉर द ईयर, तो 16,000 हमारे पास टोटल हो जाएगा। तो जो हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे, दैट इज 16,000 माइनस कर देंगे। चलें, इसके अलावा और कोई सर, एडमिन एक्सपेंसेस में जाएगा। अलाउंस फॉर रिसीवेबल ऑलरेडी हमने इसमें तो माइनस कर दिया। डायरेक्टर रेम्युनरेशन एक्सपेंस है, ये हम पूरा इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हैं। रिटेन एंड इक्विटी में जाएगा। लोन नोट लायबिलिटी है, ये उसमें जाएगा। डिविडेंड पेबल, ये भी आपकी लायबिलिटी के अंदर आपके पास यहाँ पर आएगा। और इसी तरीके से आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास दे रहा है, कैपिटल शेयर प्रीमियम इक्विटी के अंदर जाएगा। चले, इसके अलावा एक और करंट एसेट है, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंटरी, जो कि कितना है 75,000। तो मर्चेंडाइज एंडिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि कितना आ रहा है मेरे पास 75 का मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। और इसके अलावा करंट एसेट नहीं सर, और कोई करंट एसेट फिलहाल मेरे पास यहाँ पर नहीं है। तो अब मेरे पास करंट एसेट इतने ही है, तो उसको टोटल कर लेते हैं। 320 माइनस 16 देख लेते कितना आ रहा है। 320 माइनस 16, तो हमारे पास आ गया कितना 304। और करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का टोटल कर लेते हैं। तो नॉन करंट एसेट 235 प्लस 643 प्लस 88, तो ये हमारे पास 966 के नॉन करंट एसेट आ गए। और इसी तरीके से करंट एसेट अगर देखें तो 304 प्लस 75, तो ये हमारे पास कितना आ गया 379 के हमारे पास यहाँ पे करंट एसेट आ गए। और टोटल एसेट अगर हम देखें तो टोटल एसेट हमारे पास हो जाएंगे 379 प्लस 966, दैट इज 1345 की हमारे पास क्या आ गया, दैट इज टोटल एसेट्स। ठीक है, ये टोटल एसेट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए इसके अंदर। चलें, और इसके अलावा क्या हमारे पास देखते हैं जरा। अब बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट, दैट इज द इक्विटी पार्ट, यानी कि इक्विटीज की तरफ चलते हैं हम। इक्विटीज को यहाँ पे ले लेते हैं राइट साइड पे। अच्छा, इक्विटीज के अंदर सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, लाइबिलिटीज आएंगी। लाइबिलिटीज के अंदर देखते हैं हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म और करंट लाइबिलिटीज क्या है, मैं तमीज नहीं कर रहा, उसको लेके चलने डायरेक्ट।
स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले एसेट्स थे, फिर कुछ एक्सपेंसेस वगैरह आए, एंड देन फिर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, अच्छा इससे पहले एक और बैंक मेरे पास था, प्लीज एक बार बोलिएगा। बैंक बैलेंस का ओवरड्राफ्ट बैलेंस मेरे पास आ रहा है, दैट इज $50,000 का मेरे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आ रहा है, 50,000 का मेरे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है। फिर इसके अलावा एक और चीज मेरे पास ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना है मेरे पास, दैट इज 250। दैट इज अकाउंट पेबल कितना है, 250 का अकाउंट पेबल हो गया। और इसके अलावा कोई लाइबिलिटीज, सर इसके अलावा मेरे पास एज सच और कोई लाइबिलिटी नजर नहीं आ रही। हाँ, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल की मेरे पास यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी है, सर डिविडेंड पेड है मेरे पास, ये ठीक है, ये इक्विटी के अंदर चला जाएगा, रिटेन अर्निंग से माइनस कर देंगे। अच्छा, और कोई लाइबिलिटी मेरे पास नहीं सर, और कोई लाइबिलिटी, यस सर एक और चीज, मुझे एडजस्टिंग एंट्रीज को भी देखना पड़ेगा, मैं बिल्कुल भूल गया था। यानी कि जब मैंने बैलेंस शीट बनाई एसेट्स लिखे, तो मैं यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज को एक मरतबा जरूर देखूंगा कि कोई एसेट वहां पे रह तो नहीं गया। देख लेते जरा, एसेट एक मरतबा अगर रह गया तो हम उसको तौबा करके इंकॉर्पोरेट कर देंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री था जो कि मैंने कुदरती रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, इसके बाद एनर्जी पेबल मेरे पास एक लाइबिलिटी है 15,000, तो एनर्जी पेबल को लेते हैं। एनर्जी पेबल मेरे पास यहाँ पे लाइबिलिटी है, उसको भी ले लेते हैं। एनर्जी पेबल 15,000, 15,000। और इसके अलावा एक और लाइबिलिटी मेरे पास आ रही थी, देखते हैं उसको कौन सी है। सर इसके अलावा एनर्जी पेबल के अलावा इंटरेस्ट पेबल आ रहा है 5,000। इंटरेस्ट पेबल 5,000 देख लेते हैं जरा। इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल कितना है 5,000, तो उसको भी ले लेते हैं, अकाउंट फॉर कर लेते हैं। और फिर इसके अलावा सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को मैं इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ, तो उसको भी कैंसिल ऑफ कर देते हैं। और कोई इसके अलावा इंटरेस्ट पेबल भी अकाउंट फॉर कर दिया हमने। और क्या रह गया हमारे पास सर, और इसके अलावा इनकम टैक्स पेबल, दैट इज 45,000, उसको भी अकाउंट फॉर कर देते हैं। इनकम टैक्स पेबल 45,000, इनकम टैक्स पेबल 45,000, तो ये भी हमने क्या कर दिया, लाइब्रेरीज के अंदर अकाउंट फॉर कर दिया इसके अंदर। चले, और कोई लाइब्रेरी हमारे पास नहीं सर, और कोई लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पे फिलहाल नहीं है। जितनी भी लाइब्रेरीज थी वो हमने सारी यहाँ पे अकाउंट फॉर कर दी। अब इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद आएगा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज दी शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर सबसे पहले क्या लेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लेंगे। तो आया जरा देखते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मेरे पास क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, और इससे रिलेटेड अभी फिलहाल हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अदरवाइज होती बोनस इश्यूज या राइट इश्यूज की तो हम उसको अकाउंट फॉर करते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है 650, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारे पास आ गया, दैट इज 650। फिर इसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम अकाउंट मेरे पास आ रहा है, कितना है शेयर प्रीमियम अकाउंट देख लेते हैं, दैट इज 80,000 है। अगेन कोई एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, तो हमने एज इट इज अमाउंट को पोस्ट कर दिया। अच्छा, और इसके अलावा इक्विटी का कोई और पार्ट, सर एक और चीज मेरे पास आएगी रिवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है। अच्छा, एक और चीज आएगी, दैट इज द रिटेन अर्निंग। ऐसा ही रिटेन अर्निंग हमारे पास कितना है, सर रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास गिवन है 130, लेकिन मुझे ओपनिंग बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी। लास्ट वर्किंग जो मेरी हुई थी, दैट वाज आई गेस वर्किंग 4, ऐसे ही वर्किंग 2 और वर्किंग 4 की थी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम वर्किंग 5 कर लेते हैं, W5 दैट इज रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग का हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास यहाँ पर दे रहा है रिटेन अर्निंग का, दैट इज दी 130,000, 130,000 का मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। तो 130 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। इसके अलावा क्या करेंगे सर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो कि 100,000 था। डिविडेंड पेड क्या है, तो डिविडेंड पेड की एंट्री क्या बनती है, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। कितना डिविडेंड हमारे पास देखें तो इसको, तो डिविडेंड की अमाउंट हमारे पास आ रही है, दैट इज 30,000। तो 30,000 हम यहाँ पे ले लेंगे, 30,000 हमने डेबिट साइड में यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इसके अलावा और क्या आ रहा है मेरे पास, सर इसके अलावा ओपनिंग आ गया, नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे ले लिया, और इसके अलावा हमने डिविडेंड पेड की अमाउंट को हमने यहाँ पे इंकॉर्पोरेट कर दिया। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। तो 230 माइनस 30, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग का जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, दैट इज दी 250। हमारे पास क्या है, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर जाएगा सर, ये क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर। तो आए जरा रिटेन अर्निंग का हम क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज वर्किंग 5 आई गेस, ऐसे ही वर्किंग चेक कर लेते हैं एक मरतबा, वर्किंग 5 ही बिल्कुल। रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 200 हमारे पास आ गया, तो 200 हम यहाँ पे ले लेंगे। और कोई चीज इसके अंदर हमारे पास है, देख लेते हैं जरा इक्विटी के अंदर सर, और कोई चीज एज सच नजर नहीं आ रही। सर डिविडेंड पेड क्या क्या, ये मैंने रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बननी होती है नॉर्मली, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट।
एंड वंस द डिविडेंड इज पेड तो फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो उसका मतलब ये कि डिविडेंड पेएबल सेट ऑफ हो चुका है, पे हो चुका है, तो अब मेरे पास रिटेन अर्निंग को सिर्फ मुझे डेबिट करना था, जो कि मैं डेबिट कर चुका हूँ उसके अंदर। चलिए, और कोई एडजस्टमेंट एज सच मेरे पास यहाँ पर नहीं है, शेयर प्रीमियम वगैरह भी मैंने ले लिया है, और इक्विटी का और कोई पोर्शन मेरे पास यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, अब इक्विटी का टोटल कर लेते हैं कि मेरे पास शेयर होल्डर इक्विटी कितनी आ रही है। तो 200 प्लस 80 प्लस 650, और ये हमारे पास कितना हो गया 930 शेयर होल्डर इक्विटी। और लाइबिलिटीज का भी टोटल कर लेते हैं। एक और हम यहाँ पे लेना भूल गए इसके अंदर, लोन नोट्स, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर था, दैट इज हमारे पास यहाँ पे जो लोन नोट्स अवेलेबल था, यानी कि अगर हम देखें ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी कि लोन जो हमारे पास था दैट इज $50,000 का, तो वो हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो लोन पेबल हमारे पास जो है, लोन पेबल की अमाउंट यहाँ पे ले लेंगे, कितनी है, दैट इज $50,000। तो उसका मतलब ये कि हमारे पास अब जो टोटल हो जाएगा दैट इज 365 प्लस 50। तो हमारे पास लाइबिलिटी का टोटल कितना हो गया, दैट इज 415 हमारे पास यहाँ पे टोटल हो जाएगा। और इक्विटी का टोटल हमारे पास कितना है, 415 और 930, तो प्लस कर लेते हैं जरा, 930, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 1345। तो उसका मतलब टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी हमारे पास टोटल कितना आ रहा है 1345। तो यहाँ पर टोटल आपके पास आ गया। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। तो ये हमने क्या किया, बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन डेफिनेटली था, लेकिन ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको लेंथी लगा। अदरवाइज डेफिनेटली पेपर के अंदर आपके पास इतना ज्यादा आपके पास कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा, इतना ज्यादा टेक्निकल या इतना ज्यादा आपका डिटेल क्वेश्चन नहीं होगा। ये चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम मैक्सिमम चीजें इसके अंदर यहाँ पर कवर की गई थी। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज लेट मी नो। और इनकम स्टेटमेंट बनाए, बैलेंस शीट बनाए। इसके अंदर एक और भी रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो उसको आप ट्राई करें, देखें कि किस तरीके से बनेगी, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। आपके पास इक्विटी के अंदर क्या चीजें, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम अकाउंट है, रिटेन अर्निंग है, ऐसे ही यानी कि तीन चीजें आपके पास है। एक काम करते हैं, उसको हाथ हाथ प्रिपेयर कर ले रहे हैं, ताकि आप ये ना कहें कि सर हमने फीस पूरी की थी लेकिन आपने काम पूरा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी का नाम आ जाएगा, और करने क्या जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर द ईयर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जो भी अकाउंटिंग पीरियड आपका यहाँ पे 31 अक्टूबर 2007। अच्छा, मेरे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर जो इक्विटी के अंदर गिवन है दैट इज व्हाट, सबसे पहले जो मेरे पास गिवन है दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का एक कॉलम बन जाएगा। फिर इसके बाद एक और कॉलम बन जाएगा दैट इज शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम का एक कॉलम बन जाएगा। फिर एक कॉलम मेरे पास बनेगा रिटेन अर्निंग। रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह है नहीं, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और एक कॉलम बन जाएगा टोटल। अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह होते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे लेता। खैर, अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि हम सबके ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। अच्छा, मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, यस सर, बैलेंसेस मेरे पास यहाँ पे गिवन है। बैलेंसेस कब के हैं, ये 31 अक्टूबर, या आई गेस ये 31 अक्टूबर 2007, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस मेरे पास यहाँ पर गिवन है at 1st November 2006। balances at 1st November 2006, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना गिवन है, देखते हैं जरा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है 650, और शेयर प्रीमियम का है 80, 650 एंड 80। इसी तरीके से रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना है, तो सर रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है 130। 130 मेरे पास हो गया। टोटल हम बाद में कर लेंगे। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या चेंजेस हुई हमारे पास, सर हमने कोई बोनस शेयर, राइट शेयर इशू नहीं किया, प्रीमियम पे भी कोई इशू नहीं किया। एक काम हमने किया दैट इज डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड हमने किया है, तो डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पेड किया हमने, इसको देख लेते जरा। तो डिविडेंड पेड की जो अमाउंट आ रही है दैट इज $30 का हमने डिविडेंड पे किया है। तो उसको हम करेंगे क्या सर, उसको हम रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे। रिटेनिंग और क्या होगा सर, प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया होगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो नेट प्रॉफिट हमारे पास फॉर द ईयर का वो हमने ट्रांसफर किया, कितना था सर 100,000 का। उसकी एंट्री क्या बनती है नॉर्मली, पीएनएल डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो हम 100,000 यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमने 100,000 यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट, सर और कोई एडजस्टमेंट हमारे पास फिलहाल यहाँ पर इक्विटी सेक्शन के अंदर नहीं हुई है। तो इसका मतलब यही हमारे पास क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल का टोटल हो जाएगा 650, इसी तरीके से 80, इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज 200, और आपके पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा दैट इज, कर लेते हैं इसको, टोटल कितना है
तो ये हमारे पास 650 प्लस 80 प्लस 130, तो ये हमारे पास 860, और 860 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 30 और प्लस कर देंगे 100, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा कितना, दैट इज 930 वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ये आपके पास यही टोटल आना चाहिए। तो ये हमने क्या किया, हमने चेंजेस इन इक्विटी हमने बना ली, दैट इज बहुत छोटी सी थी। अगर इसके अंदर बोनस इश्यूज या राइट इश्यूज होते तो और थोड़ा सा डिटेल हो जाता है, लेकिन इसमें फिलहाल इस तरह की कुछ चीज है। तो दैट वाज द कंप्लीट क्वेश्चन, इसको आप प्लीज देखें और करने की कोशिश करें कि किस तरीके से हुआ है। लेट्स ट्राई विथ योर ओन, पहले अपने पास से ट्राई करें, देखें कि क्या है आपके पास, और फिर कोई कंफ्यूजन है तो उसको करके